हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए जूनियर की सीरीज़ 3 लेकर आई हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं जूनियर का जो हमारी सीरीज़ चल रही थी। तो आज जो टर्म्स मैंने लिए हैं, क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं, लिटरेचर और ग्रामर के दोनों के लिए हैं। टर्म्स हैं, शॉर्ट में टर्म्स बताने के लिए। कई बार होता है ऐसा है कि क्वेश्चंस ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बहुत पढ़ लिए जाते हैं, सिंपल नहीं पढ़े होते। तो जब सिंपल जो होते हैं ना वही लुटिया डुबो देते हैं। तो उस लुटिया को ऊपर रखने के लिए सिंपल और डिफ़िकल्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए। और वैसे भी जिस पेपर में तो सिलेबस ही डिफाइंड ना हो, उस पेपर में तो सभी तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। और इसका लेवल जो है वो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मॉडरेट लेवल जो है वो रखना चाहिए। तो लुटिया डूबने से बचाने के लिए सिंपल चीज़ भी पढ़ लेनी चाहिए। लिटरेचर ग्रामर दोनों चीज़ इसमें मिक्स हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये मैंने आज टर्म्स लिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लैम्पून? लैम्पून का क्या मतलब होता है? देखिए, लैम्पून का मतलब होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, टू मॉक समवन। अब यहाँ पे एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। अ शॉर्ट सिग्निफिकेंट पोएम, द पोएट हु राइट्स सॉनेट टू मॉक समवन पावरफुल पर्सन। कि लैम्पून का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना हो, तो किसी व्यक्ति का किसी चीज़ का मजाक उड़ाने के लिए एक व्यंग जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड लैम्पून। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेथोस रेफर्स। बेथोस का क्या मतलब होता है? देखिए, बेथोस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ये सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप के एक एसे में यूज़ हुआ था। और अब जो ये बेथोस का मतलब होता है कि समथिंग लोफ्टी टू फ्रिवलस थिंग। कि एक्शन जो है वो ऊपर गया और अचानक से नीचे गिर गया, उसके लिए बेथोस का यूज़ किया जाता है। और बेथोस है रिडिक्यूलस इन राइटिंग और स्पीच। तो इसका आंसर होगा रिडिक्यूलस इन राइटिंग और स्पीच इज नोन एज बेथोस। रिडिक्यूलस बिल्कुल रिडिक्यूलस हो जो राइटिंग में भी और स्पीच में, दैट इज नोन एज बेथोस। तो बेथोस इज रिडिक्यूलस इन राइटिंग और स्पीच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिम? हिम का मीनिंग क्या होता है? हिम मीन्स भजन। भजन जो है उसे कहा जाता है, हिम कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो ये है दैट इज अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ कंट्री, अ मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेज, सॉन्ग इन प्रेज ऑफ पोएट। तो सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड भजन के लिए है, अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, दैट इज हिम। तो ये सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। अब यहाँ पर इसका आंसर है सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। Now the next one is what the term blank verse refers? Blank verse का मतलब होता है iambic pentameter but no rhyme scheme। जिसमें राइम स्कीम नहीं होती वो ब्लैंक वर्स, जिसमें राइम स्कीम और मीटर यानी कि iambic pentameter वगैरह कुछ भी नहीं होता, दैट इज़ फ्री वर्स या वर्स लिब्रे। तो अब आप यहाँ देखिए, व्हाट द टर्म ब्लैंक वर्स रेफर्स? हैविंग नो राइमिंग एंड। जिसका एंड में राइम नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? ब्लैंक वर्स कहा जाता है, हैविंग नो राइमिंग एंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवोकेशन मीन्स। इक्विवोकेशन का क्या मतलब होता है? इक्विवोकेशन का मतलब होता है दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स को, मतलब दो चीज़ों को जो बिल्कुल अलग अलग हैं उन्हें एक स्टेटमेंट में रख देना, दैट इज़ नोन एज इक्विवोकेशन। जैसे अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल जो है समझिए कि अगर एक एग्जांपल ये है, अ फेदर इज लाइट, अ फेदर इज लाइट। ठीक, light cannot be dark, so a feather cannot be dark। So a feather cannot be dark। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये पंख है, पंख के लिए लाइट वर्ड यूज़ करा है। यहाँ लाइट जो है वो यूज़ करा है रोशनी के लिए, और दो स्टेटमेंट्स को जनरलाइज जो है कर रहा है कि एक फेदर कैन नॉट बी डार्क। तो जब हम दो विपरीत चीज़ों को एक स्टेटमेंट में ले लेते हैं,
मतलब दुरूह कर देते हैं, इक्विवोकेशन उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है टू कॉन्ट्ररी थिंग्स इन सेम स्टेटमेंट। दो डिफरेंट चीज, दो विरोधाभासी चीज एक सेम स्टेटमेंट में कही जाती हैं, दैट इज नोन एज इक्विवोकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायर्ज। डायर्ज का मतलब होता है एक ऐसा गाना, एक ऐसा सॉन्ग जो कि दुख और दुख, लेमेंटेशन और मॉर्निंग से भरा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज डायर्ज। डायर्ज मीन्स अ सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, लेमेंटेशन एंड मॉर्निंग। What do you mean by minstrel? minstrel का मतलब होता था कि जो कवि, जो मध्यकालीन युग में जो कवि, घुमंतु कवि हुआ करते थे, उन्हें minstrels कहा जाता था। तो a medieval European poet is known as minstrel, a medieval European poet। अब देख रहे होंगे आप, अधिकतर मैंने सारे टर्म्स ही ले रखे हैं। What do you mean by panegyric और eulogy? पेनगायरिक और यूलॉजी का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, अथाह में तारीफ करना। अ राइटिंग ऑफ प्रेजिंग डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, दैट इज नोन एज पेनगायरिक और यूलॉजी। अ राइटिंग ऑफ प्रेजिंग एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स इज नोन एज पेनगायरिक और यूलॉजी, यानी कि बहुत ज़्यादा अथाह तारीफ। What do you mean by parody? पैरोडी का मतलब होता है किसी चीज़ का इमिटेट करना, किसी पोएम का, राइटिंग का मजाक उड़ाने के सेंस में इमिटेट करने को बोला जाता है, दैट इज नोन एज पैरोडी। तो पैरोडी है दैट इज इमिटेशन ऑफ अ पोएम और राइटिंग और टू मॉक इट, मजाक उड़ाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज पैरोडी। जैसे सैमुअल रिचर्डसन का नॉवल है पैमेला, उसका जो पैरोडी है दैट इज शेमेला। What the term allusion refers? Allusion का मतलब होता है रेफरेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफ पर्सन। जब हम किसी चीज़ को बताते हुए, बात करते हुए बीच में कोई रेफरेंस देते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज नोन एज allusion, यानी कि किसी चीज़ का, किसी इवेंट का उदाहरण देने को बोला जाता है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? सबसे छोटा इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड कौन सा है, तो वो है रेस्टोरेशन पीरियड। सो रेस्टोरेशन पीरियड सबसे, जब चार्ल्स सेकंड का गद्दी पर आना, ड्राइडन का पोएट लॉरिएट बनना, लेकिन वो पीरियड सबसे छोटा पीरियड कहलाता है, दैट इज 1660 का जो पीरियड है, दैट वाज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रेस्टोरेशन पीरियड। व्हाट इज कैटेस्ट्रॉफ? कैटेस्ट्रॉफ का क्या मतलब होता है? जब कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है, जो लिटरल मीनिंग है, दैट इज बहुत बड़ी मुसीबत। तो इसमें जो है द ट्रेजिक एंड ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स, और साधारण रूप में अगर हम कहें तो द ट्रेजिक एंड ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स, द ट्रेजिक एंड ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स इज नोन एज कैटेस्ट्रॉफ। जब सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं तो उसे डिनूमे कहा जाता है, और जब बहुत बड़ी मुसीबत आती है, ट्रेजिक एंड होता है, दैट इज नोन एज कैटेस्ट्रॉफ। तो आंसर विल बी बी, द ट्रेजिक एंड ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स। व्हाट इज पैरेबल? पैरेबल क्या होती है? पैरेबल का मतलब होता है एक नैतिक कहानी, एन एलिगोरिकल स्टोरी यूजुअली कंटेनिंग अ मॉरल लेसन। एक नैतिक कहानी जिसमें कोई शिक्षा देती हुई कहानी होती है, उसे पैरेबल कहा जाता है। तो द आंसर इज ए, पैरेबल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आज मैं मार्क इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें ये आज मैं अपने इंस्टीट्यूट से शूट कर रही हूँ, तो बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके स्क्रीनशॉट्स बंद नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को वैसे ही जो है वो बता रही हूँ कि व्हाट इज़ पैरेबल। तो आंसर इज़ ए, एन एलिगोरिकल स्टोरी यूजुअली कंटेनिंग अ मॉरल लेसन। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक बहुत ही फेमस जो है कहावत है, लॉ में भी यूज़ की जाती है कि अगर न्याय मिलने में देरी है तो यानी कि न्याय जो है वो मिला ही नहीं है। ये कहावत कही किसने है? ये इसका आंसर है सी, ग्लैडस्टोन ने ये कहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसका आंसर है सी, ग्लैडस्टोन।
टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये लाइंस कहीं गई हैं अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, नियो क्लासिकल एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट जिन्होंने डंसियार्ड भी लिखी है। उनका मानना था कि टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये जो है, ये वैसे भी जो है आप देख सकते हैं, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये एंटीथेसिस का भी एग्जाम्पल है और ये लिखा है किसने? अलेक्जेंडर पोप ने। व्हाट इज़ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक स्वयं जो एक पैराडॉक्स मतलब एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, स्वयं को ही काटने वाला जो सेंटेंस होता है उसे पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि ईश्वर को ना मानने वाला सबसे बड़ा आस्तिक होता है, तो दैट इज़ अ पैराडॉक्स, कि कैसे जो ईश्वर को नहीं मानता वो सबसे बड़ा आस्तिक है। क्यों? जो ईश्वर को नहीं मानेगा वो हर समय उसके अस्तित्व को झुटलाने के लिए ही बात करेगा। तो जितना कोई आस्तिक बात नहीं करेगा उतना वो बात करेगा जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। तो दैट इज़ वाई अ पैराडॉक्स इज़ अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर? आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि जहाँ एक पे लाइन गिरे, एक पर आवाज़ गिरे, एक फुट में आवाज़ उठे, ऐसे करके 5 बार ये हो, 10 सिलेबल शॉर्ट लॉन्ग सिलेबल्स को कहा जाता है। दैट इज़ अ 5 feet line verse. A 5 feet line verse is known as iambic pentameter. Now the next question is, what is soliloquy? soliloquy का मतलब होता है खुद से, हीरो का खुद से या किसी भी कैरेक्टर का खुद से बात करना, और जिससे ऑडियंस को अपने मनोभावों के बारे में बताया जा सके। मगर ये ऑडियंस को एड्रेस करके स्पीच नहीं दी जाती है, ये सेल्फ स्पीच होती है। तो इसका आंसर है सेल्फ स्पीच, बी। अल्यूजन वाला हो गया है। व्हाट इज़ अ बैलेड? अब बैलेड क्या होता है? बैलेड की जो थीम होती है वो सीरियस होती है। बैलेड में फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, सिंगर्स जो गाना गाते हैं, पुराने जो युद्ध हुए हैं, पुरानी जो भी चीज़ें घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बैलेड, अ फोक सॉन्ग। बैलेड इज़ अ फोक सॉन्ग। व्हाट इज़ एंथोलॉजी? एंथोलॉजी का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कई सारी पोएम्स को इकट्ठा करके जो एक कलेक्शन के रूप में निकाला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। द आंसर इज ए। What do you mean by classicism? क्लासिसिज्म का मतलब होता है ग्रीक और लैटिन भाषा के लिए प्रेम को कहा जाता है क्लासिसिज्म। तो आंसर इज रेवरेंस फॉर ग्रीक एंड रोमन ग्रेशियन वर्क, हॉरेस, होमर, वर्जिल के वर्क्स को पसंद करना और उनके वर्क्स को अपने वर्क्स में स्थान देना, दैट इज़ नोन एज क्लासिसिज्म। इसीलिए नियो क्लासिकल एज को भी नियो क्लासिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उन्हीं राइटर्स को इमिटेट किया है। तो इसका आंसर है सी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिसिज्म? दैट इज रेवरेंस फॉर ग्रीक एंड रोमन ग्रेशियन वर्क्स। व्हाट इज़ एन एपीग्राम? एपीग्राम का मतलब होता है कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो होता है जिसमें एक सत्य छिपा रहता है उसे एपीग्राम कहा जाता है। जैसे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो शॉर्ट पिदी सेइंग और जिसमें एक सत्य छुपा हो, दैट इज़ नोन एज एपीग्राम। व्हाट इज़ अ मिथ? मिथ का मतलब होता है, मिथ वैसे तो माइथोस प्लॉट कहानी से लिया गया है। इसका मतलब होता है एक फिक्टिशियस स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी को क्या कहा जाता है? मिथ। तो दैट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी। व्हाट इज सेस्टेट? सेस्टेट होता है जो भी कोई सोनेट है, 14 लाइन की पोएम होती है सोनेट, और सोनेट के जो पहली 8 लाइन्स हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्टेव और नीचे की 6 लाइन्स को कहा जाता है सेस्टेट। 8 ऑक्टेव्स, नीचे की 6 लाइन को सेस्टेट। सेस्टेट को फिर जो फर्दर बांटते हैं तो 3-3 लाइन्स के टर्सेट में बांटते हैं, टर्सेट। तो ये है लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ सोनेट। व्हाट इज डिक्शन? डिक्शन का मतलब होता है, डिक्शन इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो इसका आंसर है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है डिक्शन। ए।
लिंगुआ फ्रेंका रेफर्स टू, लिंगुआ फ्रेंका जो टर्म है इसका मतलब होता है अ लैंग्वेज कॉमन टू ऑल, जो सभी कम्युनिटीज़ में बोली जाती है। तो लैंग्वेज कॉमन टू ऑल दैट इज लिंगुआ फ्रेंका, कॉमन लैंग्वेज दैट इज डी, लिंगुआ फ्रेंका का आंसर है डी। अ मैकियावेलियन कैरेक्टर इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैकियावेलियन कैरेक्टर? अ मैकियावेलियन कैरेक्टर इज अ कनिंग पर्सन। मैकियावेलियन कैरेक्टर यानी कि कनिंग पर्सन को कहा जाता है मैकियावेलियन कैरेक्टर। तो 28 का है डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्माइल्स, ही लाफ्स एंड ही रोअर्स। दिस कोटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल। ये देखिए जब असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो ये 1 2 3 होता है जो क्रम होता है। तो सबसे पहले स्माइल पहला, लाफ थोड़ा जोर से हंसना, रोअर हा 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 करके हंसना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमैक्स, क्योंकि जो एक्शन इवेंट्स हैं वो 1 2 3 के क्रम में बढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ये एरर स्पॉट करनी है, इनके बारे में आपको बता रही हूँ। यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। सबसे पहले हम बात करें, यू हैव एक्टेड, एक्टेड इज अ वर्ब, वर्ब है, जवाब दे रहा है कैसा? हाउ। जो हाउ का जवाब दे वो हो जाता है एडवर्ब, और नोबलर इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो यू हैव एक्टेड नोबलर नहीं, ये नोबल एडजेक्टिव की फॉर्म है, नोबल, नोबलर, नोबलेस। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगाना है? हमें यहाँ पे एडवर्ब लगाना है, और एडवर्ब के लिए हमें यहाँ पर भी एडवर्ब लगाना होगा। तो द आंसर विल बी मोर नोबली। तो वेरी सिंपल, वर्ब के बाद हाउ का जवाब आ रहा है, जो हाउ का जवाब दे वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब जो है वो नोबलर नहीं होता, दैट इज़ मोर नोबली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। ये इनफ एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव के बाद आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही इज़ काइंड इनफ। ही इज़ काइंड, हाउ मच इनफ? ही इज़ काइंड इनफ टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। तो काइंड इज़ एन एडजेक्टिव, इनफ जो है वो बताएगा हाउ मच। तो हाउ मच का जो जवाब दे दैट इज़ ही इज़ काइंड इनफ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट स्टॉप एनीवेयर, गो होम फास्टली। कहीं मत रुको, गो होम फास्टली। देखिए पहली बात तो ये है, फास्ट अपने आप में एक एडवर्ब है, उसके लिए आपको उसमें ly जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आएगा फास्ट। आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। मैंने उसे कैसे बताया? आई टोल्ड हर हाउ, एज ब्लंटली। तो ब्लंट इज़ एन एडजेक्टिव, और जब आप उसको एडवर्ब हाउ का जवाब देना है, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ, तो ब्लंटली कहा जाएगा, ना कि ब्लंट। I never remember to have met a more interesting man in my life. Never का मतलब होता है कभी नहीं, तो यहाँ पर कभी नहीं नहीं, यहाँ पर आएगा I do not remember to have। भाई never का मतलब होता है कभी हुआ ही नहीं, तो अब कैसे हो गया? I don't remember, जो चीज़ फ्रीक्वेंसी में नहीं है तो उसके लिए आप मतलब जो चीज़ जो कभी हो ही नहीं सकता उसके लिए हम नेवर लगाते हैं, अदरवाइज हम यूज़ करते हैं वर्ड डोंट, डू मतलब नॉट। आई रिफ्यूज़ टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। सो जो लिया जाता है ये तब लेते हैं जब सो के बाद दैट क्लॉज आए और वो उसका रिजल्ट बताए। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट टॉक टू अस। तो यहाँ पर दैट क्लॉज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सो की जगह लगाया जाएगा वेरी। आई वॉज वेरी टायर्ड। We seldom or ever go to the movie these days because we don't like moving out. तो we seldom or never, or seldom or never, or seldom if ever.
सेल्डम इफ एवर। तो अब आप यहाँ पे या तो इसे काट के से वी सेल्डम इफ एवर या वी सेल्डम और नेवर यहाँ पर कर दीजिए गो टू द मूवी दीज डेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई केयर अ फिग। भाई केयर अ फिग का मतलब तो क्या है, थोड़ी बहुत तो परवाह करते हैं कि मैं उस जैसे प्राणी के लिए आई केयर अ फिग, तो आई केयर अ फिग नहीं आएगा, आई डोंट केयर अ फिग। आपके कहने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। She had barely nothing to eat when she came to me last month. Barely एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के बाद नेगेटिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आएगा she had barely anything to eat. Nothing नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा anything to eat. It had been bitter cold the whole month and we preferred staying in the plains. देखिए bitter जो है वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में जो कोल्ड एक एडजेक्टिव है और बिटर भी एडजेक्टिव है। अब दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं यूज होते। अब ये कोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, कितना ठंडा, बहुत ज़्यादा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बहुत ठंडा। तो भाई अगर एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है तो उसमें आप एक और एडजेक्टिव नहीं लगा के उसमें क्या जोड़ देंगे, एल वाई। इट हैड बीन बिटरली कोल्ड द होल मंथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री विद मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब आप यहाँ देखिए, एंग्री इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है, भाई डोंट बी अनरीजनेबल व्हाट, डोंट बी, मुझसे गुस्सा मत हो, कितना बिना बात के, तो अनरीजनेबल, तो अनरीजनेबल भी एडजेक्टिव, एंग्री भी एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अनरीजनेबली एंग्री विद मी। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई चूंकि एडवर्ब करता है तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, उसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देते हैं। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज़ बीन एज ब्रेव अ लेडी एज रानी लक्ष्मीबाई। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है ये वाला। अब जब एडवर्ब फ्रेज से कोई सेंटेंस शुरू होता है या हार्डली से या स्कार्सली से, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे हैज़ देयर बीन। अब यहाँ पे हैज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, जो एडवर्ब होता है ना वो कभी नाउन या प्रोनाउन को या सब्जेक्ट को नहीं मॉडिफाई करता है। ये डमी सब्जेक्ट है देयर, तो डमी सब्जेक्ट भी आ रहा है तो वो किसका काम करता है, नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा। तो जब बात यह है कि एडवर्ब जो है वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता ही नहीं है तो उसके लिए हमें उसके पहले वर्ब लगाना होगा। तो जब कोई नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है हैज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही और बाकी का मिलेंगे आप कुछ दिन बाद। आई विल बी मीटिंग यू ऑन मंडे। That's all for today. Thank you. Bye bye.